नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ और उसके बेटे पर अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा देने और पत्नी के घर पर जाकर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। अपनी बेटी की फरियाद लेकर घर आए लोगों के साथ भी जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नजारा है बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल का, जहां पर घायल बेटी वाले अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार की माने तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी हरप्रसाद गौड़ पार्षद वार्ड नंबर 39 के बेटे के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर वे उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। में रहते हैं। क्या हुआ था? पिछली 23 नवंबर 2019 को हमने अपनी बहन की शादी ये बल्लभगढ़ में आदर्श नगर से वार्ड नंबर 39 से पार्षद है हरप्रसाद गौड़ जी इनके साथ करी थी। इनके बेटे के साथ छोटे बेटे के साथ करी थी शादी। उसके बाद जी अभी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, ये हमारी बेटी से मारपीट करने लग गए और उल्टी सीधी बदतमीजी करने लग गए, जिसमें इनको मतलब दहेज वगैरह के लिए मेरी बहन को सताने लग गए। इनका लड़का कहता है मेरी बहन से कि तू अपने बाप से बोल, तेरे बाप के पास 2-3 मकान है, एक मकान मेरे नाम करे। उसको परेशान करने लगे, इन्होंने मारपीट करी। इन्होंने 2 महीने पहले जी मेरी बहन को मारपीट करी और घर से निकाल दिया। वो घर आ गई। उसके बाद जी 2 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने परसों क्या किया, इसका लड़का गया 2-4 लड़कों के साथ हमारे घर पे। ये 2 पक्ष हैं, एक की लड़ाई हो गई। एक उसके लड़की के घर वाले हैं, तो लड़की शायद घर पे बैठी हुई थी, तो वो कुछ ही सलाह मशवरा के लिए गए थे। तो लड़के वाले हैं जो उन्होंने उनके साथ मारपीट की। लड़के वालों को भी थोड़ी सी चोट आई है और जो लड़की वाले उनके जो रिश्तेदार हैं सारे जो गए थे उनके पास, उनके भी चोटें आई हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पाई किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था इनके बीच? इनका कुछ आपस में पहले विवाद है, मियाँ बीवी का ही विवाद है। शायद वो घर पे बैठी हुई है, शायद इसी चक्कर में वो कुछ बात करने के लिए गए थे इनके पास, तो इनके आपस में कहासुनी हो गई, मारपीट हो गई और इस करके थोड़े जड़ आए हैं। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। निकिता तोमर की शोक सभा को लेकर चल रही निकिता तोमर के परिजनों की जदोजहद समाप्त हो गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए परिजनों ने बताया कि प्रशासन ने उन्हें शोक सभा की अनुमति सेक्टर 2 सामुदायिक भवन में करने के लिए दी है, जिसमें प्रशासन की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसमें सभा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। सभा में कोई नारेबाजी या उत्तेजित करने वाला भाषण नहीं होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले निकिता की श्रद्धांजलि सभा को लेकर 36 बिरादरियों की ओर से एक महापंचायत हुई थी। यह महापंचायत शांतिपूर्वक रूप से चल रही थी, तभी अचानक कुछ शरारती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने के लिए उपद्रव मचा दिया। उपद्रवियों ने नेशनल हाईवे जाम किया और पथराव किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्रशासन उन्हें दशहरा ग्राउंड बल्लभगढ़ में श्रद्धांजलि सभा करने की अनुमति दे रहा था, जिसके लिए प्रशासन और परिवार के बीच बातचीत चल रही थी, जो कि आज दोनों ओर से सेक्टर 2 में श्रद्धांजलि सभा की सहमति बनी है। दिक्कत किस तरीके की आ रही थी? आखिर आपको क्यों ऐसा लगा कि प्रशासन आपको लगातार परेशान कर रहा है? कितने दिन से नहीं, प्रशासन ने हमें कभी परेशान ना किया। प्रशासन ने हमें कभी ये नहीं कहा कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। डीसी साहब ने, एसडी साहब का और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें शोक सभा करने की परमिशन दी है। हम जानना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई जब आपको ये कहना पड़ा कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा? रिटर्न नहीं है। जब हमने ये कहा था कि अगर हमारे को रिटर्न में अगर परमिशन ना मिली तो हम ना तो शांति पाठ करेंगे, ना ही हम शोक सभा करेंगे, अपने घर पर धरना पर बैठ जाएंगे। तो फिलहाल की स्थिति क्या है? संतुष्ट है? अब संतुष्ट हैं हम प्रशासन से। डीसी साहब का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें परमिशन दी है। पिछली बार 36 बिरादरी की महापंचायत हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी आई थी। अब की बार किस तरह के लोगों के आने की उम्मीद है? कितने लोगों के आने की? अब ये शोक सभा कोई आए, शोक सभा में ना तो नारेबाजी होती है, ना भाषणबाजी होती है, ना ही यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन वाली बात होती है। शोक सभा में तो आओ, बैठो, 2 मिनट मौन। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। त्योहारी सीजन में कोविड-19 के बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के अंतर्गत व्यापारियों हेतु 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। एसडीएम बल्लभगढ़ अपराजिता की पहल पर बल्लभगढ़ के सभी व्यापारिक संगठनों के सहयोग से अग्रवाल धर्मशाला चावला कॉलोनी में व्यापारियों का कोविड-19 टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें युवा व्यापार संगठन चावला कॉलोनी के संचालक सुमित गर्ग, जितेंद्र भारद्वाज, विपिन मंगला व सौरभ मंगला मौजूद रहे। इस कोविड जांच शिविर के लिए भी व्यापारी जगत अधिक से अधिक संख्या में
प्रतिभागिता कर अपनी कोविड-19 से जुड़े टेस्ट को करवाकर इस जांच शिविर का लाभ लेते हुए दिखे। इस मौके पर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर मानसिंह ने कहा कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का ये कदम सराहनीय है और सभी व्यापारियों को इसमें भाग लेना चाहिए। वहीं बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के प्रधान प्रेम खट्टर ने भी सभी व्यापारियों को कोविड-19 टेस्ट करने की अपील की। उनका कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए भी जाके व्यापारी में कि भाई थोड़ा सा जुकाम हुआ, सिर में दर्द हुआ या बुखार हुआ तो उसको हॉस्पिटल वाले भी अच्छे डॉक्टर जो हैं उसे चेक नहीं करते, पहले कोरोना टेस्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आदमी हमारे इधर हरियाणा में बढ़ रहे हैं और खासकर फरीदाबाद में 400 पार कर गए तो एक दफ़े टेस्ट हो जाएगा, एक तो वहम भी दूर हो जाएगा। और ये भी देख कर लगाया गया है। बाज़ारों में त्यौहार की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ होती नज़र आ रही है, तो SDM साहब के निर्देशानुसार और डॉक्टर मानसिंह जी के आदेश पे ये कैंप लगाया गया है जी। इसमें कितने टेस्ट किए जाएंगे आज यहाँ? सर कोशिश है जी यहाँ पर 1000 से ऊपर के टेस्ट हम लगभग करके देंगे। दुकानदारों को कितना फ़ायदा होगा इससे जो टेस्ट कराए जाएंगे? देखो दुकानदारों को फ़ायदा ये होगा जी, जैसे ही अगर किसी की कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो एहतियात बरतने की बात आती है, तो उसको अपने परिवार से, ग्राहक को भी ना हो, किसी अपनी दुकान को थोड़ा सा सेफ तरीके से बैठे। रिपोर्ट कब तक आएंगी? जो 48 आवर्स में आएगी जी गले वाली जो टेस्ट। वर्ग दुकानदार और उनके वर्कर सभी अपना टेस्ट कराएं, जिससे इस त्यौहार के मद्देनज़र भीड़ भड़का होने के कारण इस कोविड महामारी को और कोई विकराल रूप ना ले और ये बढ़े नहीं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए माननीय SDM मैडम ने उनकी अध्यक्षता में और स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन के सहयोग से ये सारा और हमारा भी प्रयास है इसमें, और ये कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं शांतिपूर्वक, जिससे सभी को इसको बचाया जा सके, इस महामारी से बचा जा सके। और सभी ग्राहक भी ये देखेंगे कि और इनको आदेश भी दिए गए हैं व्यापार मंडल को अपने। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। अग्रवाल वैश्य समाज लोकसभा फरीदाबाद अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने बताया कि लक्ष्य नामक बच्चा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके जन्मदिन के अवसर पर समाज और लक्ष्य के परिवार के साथ मिलकर अग्रवाल वैश्य समाज में 15वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि समाज की ओर से अच्छी पहल मानी जा रही है। हमारे छोटे भाई थे, आज वो हमारी बीच दुनिया में नहीं है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अग्रवाल वैश्य समाज की टीम और बल्लभगढ़ की समाज सेवी की टीम और उनके परिवारजन, जो लक्ष्य अग्रवाल जी स्वर्ग है, साथ मिलकर संयुक्त रूप से अग्रवाल धर्मशाला में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप की खासियत बात यह है कि इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो कम से कम 101 यूनिट का रखा गया है। अच्छा, तो उसी लक्ष्य को हम अग्रसर होते हुए 15-20 मिनट में ही हमने कम से कम 15-20 यूनिट हमारी आ गई हैं और हमारा ये 4 बजे तक कैंप लगेगा। उस दौरान हमारा 100 और 101 यूनिट का लक्ष्य है। ये हर बार लगाया जाता है क्या? हाँ, ये हमारा अग्रवाल समाज की तरफ से हमारा 15वां कैंप है। हमने इससे पहले 14 कैंप ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, वो भी हमारे बहुत सफल रहे हैं। हमारा अग्रवाल समाज का एकमात्र लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण गर्ग है, मैं अग्रवाल वैश्य समाज लोकसभा फरीदाबाद से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये आज आपने टेस्ट लगा रखा कोरोना रक्तदान शिविर का, क्या कार्यक्रम आप बताओगे एक बार? देखिए, ये हमारा अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद का 15वां ब्लड डोनेशन कैंप है और आज का जो ये कैंप लगाया जा रहा है ये हमारे समाज के एक होनहार बच्चे लक्ष्य अग्रवाल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनके परिवार वालों के साथ मिलकर और समाज अग्रवाल वैश्य समाज और उनके परिवार के साथ मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें कितने यूनिट के लेने के लगभग? चलिए बात करेंगे अगली खबर के बाद। पलवल में दहेज के लिए प्रताड़ित करने व प्रसव के दौरान ससुराल पक्ष की लापरवाही के कारण विवाहिता की मौत के मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी के कुछ फरार साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सदर थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि ASI इमरोज ने अपनी टीम के साथ आरोपी योगेश निवासी गांव
टीकरी ब्राह्मण को गिरफ्तार किया है। आरोपी योगेश के खिलाफ गत 15 जुलाई को गांव रावली फिरोजपुर झिरका न्यू निवासी राजू ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी बहन निशा की शादी योगेश के साथ की थी। शादी के बाद से ही योगेश व उसके परिवार के सदस्य निशा को अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज लाने में असमर्थता जताने पर अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी। टीकरी ब्राह्मणा का था FIR नंबर 180 15/7/2020 अंडर सेक्शन 498 304B के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। आज योगेश पुत्र प्रेमचंद निवासी टीकरी ब्राह्मणा इसको अरेस्ट किया है और 1 दिन का इसका रिमांड लिया है। कल इसको अदालत में पेश करेंगे। इस पर पहले भी कोई इस तरह का मामला दर्ज हुआ या अन्य किसी मामले में? नहीं, और किसी में नहीं है। ये इसी का था, अपनी जो पत्नी थी उसी के साथ इसका विवाद था और शादी के समय से ही दहेज के संबंध में उसको प्रताड़ित कर रहे थे और उसके प्रसव काल के दौरान इन्होंने लापरवाही बदली इसने और इस वजह से उसकी मौत हुई। धौला गांव के सरपंच सुंदर ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए 75% युवाओं को रोजगार देने के फैसले में जो 10% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए लिया गया है, ये गलत फैसला है, जिसका उन्होंने विरोध किया है। इस अवसर पर तमाम ग्रामवासी मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि इस तरह तो युवा पूरी तरह से पिछड़ जाएगा, ना तो उसको नौकरी मिलेगी, ना ही उसके परिवार में सुरक्षा। वहीं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार या तो इस फैसले पर तुरंत प्रभाव से दोबारा से फैसला बदले और जो स्थानीय युवाओं के रोजगार की बात है 100% युवाओं के फेवर में। हरियाणा सरकार ने 2 अध्यादेशों पर मोहर लगाई है, जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था वो पूरा किया है और एक तरफ पंचायतों में 50% महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है, जिसके चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं दुधौला गांव से सरपंच और अपनी मांगों को लेकर लगातार जो विरोध है वो जता रहे हैं, क्योंकि एक मुख्य मांग है जो रोजगार देने का वादा सरकार ने किया है उसमें 10% रोजगार केवल जो स्थायी क्षेत्र में जहां पर उद्योग लगे हुए हैं उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, उसको लेकर वो अपनी मांग उठा रहे हैं। सरपंच साहब, क्या पूरा मसला है, आज क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी हाल ही में जो विधानसभा में एक बिल पास हुआ है जो 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का, तो हम बिल्कुल उससे सहमत नहीं हैं, इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा ये मानना है और ये सरकार से मांग भी करते हैं कि जो 75% जो सरकार ने आरक्षित की हैं, एक स्वागत योग्य कदम है शुरुआत में, लेकिन इसमें संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। इस बिल में कुछ खामियां हैं वो दूर की जाएं। जो 75% जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कंपनियां लगी हुई हैं केवल वहाँ के लोगों को दी जाएं और जिनमें से 25% उसी गांव के युवाओं को नौकरी दी जाए जिस गांव में वो कंपनी लगी हुई है, जिस ज़मीन में। इसको लेके आप लगातार आज आपने एक प्रेस वार्ता भी की है और उस प्रेस वार्ता में आपने सीधा सरकार को चेताया है। अगर सरकार आपकी इस बात को नहीं मानती है तो उसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे? हम इसका बिल्कुल खुलकर विरोध करेंगे और एक आंदोलन के रूप में हम सरकार से बिल्कुल खिलाफ आएंगे कि अगर ये आज हमारी मांग है, ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, जो अगर आज हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद हमारे पास कोई समय नहीं रहेगा। क्यों अभी बिल में कोई भी संशोधन हो सकता है, इसमें कोई बदलाव किए जा सकते हैं। हमारी यही मांग है। और दूसरी मांग में सरकार से ये करता हूँ कि सभी कंपनियों को ये आदेश दिए जाएं जो CSR फंड कंपनियों को होता है वो उसी गांव में खर्च किए जाएं जिस गांव में कंपनियां लगी हुई हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ा विकास गांव के लोगों का होगा। जैसा कि आपने देखा कि गांव दुधौला के सरपंच का साफ कहना है, क्योंकि खुद जो गांव के सरपंच हैं उनका एरिया भी पूरा इंडस्ट्रियल जोन में आता है, उनका साफ कहना है कि अगर जो क्षेत्र के युवा हैं अगर 10% में ही उनको जो नौकरी का निजीकरण दिया जाएगा तो उससे ना तो युवाओं को पूरी तरह से नौकरी मिलेगी, ना ही युवाओं के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है उससे युवा बिल्कुल। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा सुपरस्टार अजय हुड्डा और अनु कादियान का मशहूर गाना बहुकाले की आज भी लोगों की जुबान पर है, किंतु हरियाणा की ये मशहूर जोड़ी पिछले 2 साल से विवाद में फंसी हुई थी। आपसी रिश्ते बेहद बिगड़ चुके थे। लोगों को लगा था कि शायद ही फिर कभी इनको साथ सुनने का मौका मिले, किंतु आज जनता की इच्छा पूरी हो गई। हरियाणा की इस जोड़ी ने अपने विवादों को विराम लगाते हुए अपना नया गाना पैरासीटामॉल लॉन्च किया। ये गाना एक पति पत्नी के प्यार को दर्शाता है। बहुत अच्छे ऑनर हैं और बहुत अच्छे सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का भी। और जैसा कि आप सबको पता है सॉन्ग पैरासीटामॉल रिलीज हो चुका है, अभी कुछ 10-15 मिनट पहले ही रिलीज हुआ है। आप लोगों के कमेंट्स कुछ ही पढ़ पाया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, बस जो अब मेहनत है वो आप लोगों की है, मीडिया कर्मियों की, पहुँचाने वालों की, शेयर और सपोर्ट करने वालों की और लोगों की।
जो सपोर्ट करेंगे। और मैं सॉन्ग के बारे में बता दूं, इस सॉन्ग को गाया है अनुका दान जी ने और गगन हरियाणवी ने, लिखा मैंने है। और इसका म्यूजिक हमने बहुत दूर यानी कि हरियाणा को क्रॉस करके राजस्थान में भीलवाड़ा मेवाड़ी ब्रदर्स जो कि राजस्थान के जाने माने म्यूजिशियन हैं उनसे करवाया है। और इसका कारण ये रहा कि हम इस सॉन्ग के अंदर कुछ अलग सा म्यूजिक चाहते थे। हम हरियाणा और राजस्थान दोनों को एक सॉन्ग पे नचाना चाहते थे। हम चाहते थे कि दोनों की ऑडियंस एंजॉय करे, तो हमारे सॉन्ग की डिमांड भी थी। कंपोज पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट से निगाह रखने के प्रशासन के दावे हवाई होते साबित हो रहे हैं। किसान रात को पराली जलाते हैं, दिन में अवशेषों को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता न चले। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जिसमें दिन में ही पराली जलाई जा रही है। वहीं प्रशासन पराली को छोड़ पटाखों को रोकने की योजना बना रहा है। रोहतक डीसी ने माना इलाके में प्रदूषण की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन पराली से नहीं कूड़ा करकट जलाने से। प्रशासन ये भी दावा कर रही है कि सैटेलाइट से चूल्हे की आग तक देख लेते हैं और टीम लगातार निगाह बनाए हुए है। किसान रात के अंधेरे में धड़ल्ले से पराली जला रहा है और सुबह अवशेषों को ठिकाने लगा देता है। वहीं प्रशासन ये तो मान रहा है इलाके में हवा खराब हो रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि पराली जलाई गई है, जबकि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि रात ही नहीं बल्कि दिन में भी किसान बेखौफ होकर पराली जला रहे हैं। सर, जिस तरह से पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं जी, तो उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और इलाके में क्या आपको पता है कि पराली जल रही है? इलाके में हमें पता है कि पराली के इंस्टेंसेस हमारे पास ज़्यादा नहीं आए हैं। रोहतक ज़िले में 1-2 इंस्टेंसेस आए हैं, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सैटेलाइट से भी हो रही है, हरसैक भी कर रही है। हमारे पास वो मैप्स आ जाते हैं जहाँ पे इंडिकेटेड रहता है, फिर हमारी टीम से वो जाके जांच करती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2-3 जगह, जैसे आप लोगों ने भी पीछे एक बार मुझे बताया था, कूड़ा वूड़ा जलाने की घटनाएं यहाँ पे ज़रूर हुई हैं। तो मैंने नगर निगम के कमिश्नर से भी ये कहा है, और हुडा के इलाके में था, उनको मैंने कहा है कि कूड़ा वूड़ा भी ना जलाएँ, क्योंकि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो इसी के मुतालिक मैंने विशेष तौर पे पॉल्यूशन के दृष्टिगत ही एक मीटिंग भी परसों आहूत करी थी। उसमें सभी संबंधित लोगों को ताकीद हमने करी है कि इसके बारे में कार्रवाई। कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाली आशा वर्कर्स की वेतन कटौतियां करने के विरोध में आशा वर्कर्स ने मीटिंग करके आंदोलन करने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने व अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। सीटू की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा देवी की अध्यक्षता में एसकेएस कार्यालय में आशा वर्कर्स की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जिले भर की आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए 26 नवंबर की हड़ताल में शामिल होने व 10 नवंबर को दादरी विधायक के निवास का घेराव करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप भी लगाए और कोरोना काल में वेतन कटौतियां करने का विरोध जताया और अल्टीमेटम दिया है कि वे अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज हमने अपनी ये मीटिंग की है इस बारे में कि जो हमारा पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है आशाओं का, और जो कोई खास बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार 3 महीने से हमारे साथ बातचीत नहीं कर रही है और हमने अपना आंदोलन जीत तक जारी रखने का निर्णय लिया है और हम इसको अंत चाहे हमें 2024 तक अपना आंदोलन चलाना पड़े हम चलाएंगे और सरकार को हमसे बात करनी ही पड़ेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम सरकार से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो सरकार के बस की बात ना हो। हम अपनी कटौतियाँ वापस मांग रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से आशाओं ने काम किया है ज़मीनी स्तर पे और उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया, हम उस सम्मान को वास्तव में ये कहते हैं कि सरकार वो काम करे, वास्तव में आशाओं का सम्मान करे और हमारी जो समस्याएं हैं, जायज़ समस्याएं और जायज़ मांगे, उनको पूरा करे, उनका समाधान करे। अब क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो हम 10 तारीख को यहाँ दादरी में सोमवीर सांगवान का घेराव करेंगे, उसके निवास स्थान।